नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आधुनिक भारत की जो सीरीज हमने शुरू करी है उसी को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हमको समझना है अंग्रेजों के बारे में। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने पुर्तगाली और डच के बारे में जो सारी चीज़ें वो पढ़ ली थी। आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसमें ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनकी एक कंपनी थी, इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, ईस्ट मतलब होता है भारत, ईस्ट में यानी पूरब की ओर है, इंडिया में शासन करेंगे इंडिया, और कंपनी इनकी एक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी थी। मैंने बताया सारी कंपनी प्राइवेट थी, एक एक को छोड़कर जो कि फ्रांस थी, बाकी सारी प्राइवेट कंपनी थी। तो इसकी स्थापना, कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 को। ध्यान रखना, कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को। और जब इसकी स्थापना किसने करी थी, मतलब अधिकार पत्र किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम, महारानी थी वहाँ की एलिजाबेथ फर्स्ट। और इस समय भारत का शासक कौन था? अकबर। तो मुगल शासक कौन था? अकबर। तो कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये प्राइवेट कंपनी थी तो इसमें पार्टनरशिप होंगी, क्योंकि कंपनी एक व्यक्ति तो खोलेगा नहीं, या खोल भी सकते हैं। तो इसमें 217 लोग इसमें भागीदार थे। और इसका जो पहला गवर्नर बनाया गया था, पहला गवर्नर था, उसका नाम था टॉमस स्मिथ। तो कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम। अकबर इस समय भारत का शासक था और इसमें 217 पार्टनर थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होगा कि इनको यहाँ पर अब ये लोग भारत में बिजनेस के लिए आएंगे, मतलब व्यापार के लिए आएंगे। तो मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज, मुगल दरबार में पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? देखो ये थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा कहानी समझनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, ये अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस ये पहला व्यक्ति था, पहला अंग्रेज था जो भारत आएगा 1608 1609 में। ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो इनको लग रहा था, कैप्टन हॉकिंस को लगा कि भारत का जो शासक है वो कौन है? अकबर है। तो एक इस समय यहाँ पर एलिजाबेथ की जगह कौन आ गए थे? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम वहाँ के शासक बन चुके थे। तो जेम्स प्रथम ने अपना एक राजदूत भेजा। राजदूत आज भी भेजे जाते हैं, ताकि किसी दो देश के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राजदूतों को भेजा जाता है। तो जेम्स प्रथम वहाँ के शासक थे, उनका राजदूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को किसने भेजा? जेम्स प्रथम ने। अकबर को अकबर के नाम का पत्र लिखा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अकबर भारत का शासक है। तो जब तक ये पहुंचा, जब तक यहाँ पर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, और ये पहुंचते पहुंचते ये जहांगीर का टाइम आ चुका था। तो जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा, क्योंकि 1605 में अकबर की मौत हो जाती है। और इसको फारसी भाषा आती थी, क्योंकि मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी। तो ये फारसी भाषा का जानकार कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। और जैसे ही ये मुगल दरबार में आया तो इसने बोला, बादशाह अकबर की जय हो। उसने बोला बादशाह अकबर? बोले बादशाह अकबर तो हमारे अब्बू जान थे, वो तो चले गए, अब हमें जो कुछ बोलो हमारी जय हो बोलो। तो बोले सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये फारसी भाषा इसने सीखी ताकि उसको इम्प्रेस कर सके। लेकिन अब जो भी था, जहांगीर मिला तो इसको फारसी भाषा आती थी और ये अंग्रेजी भी बोलता था, इसलिए जहांगीर ने इसको बाद में एक्सेप्ट करके इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो अंग्रेजी खान या इंग्लिश खान की उपाधि पाने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में जहांगीर के दरबार में आता है। फारसी भाषा आती थी, अंग्रेजी तो ये जानते ही था, इसलिए इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। साथ ही ये रहा कुछ दिन दरबार में, तो इसको 400 का मनसब भी दे दिया जहांगीर ने। 400 का मनसब, ये मनसबदारी क्या होती है आपको मुगल काल में पढ़ाएंगे, मनसबदारी व्यवस्था होती थी। तो ये आपको कैप्टन हॉकिंस के बारे में पता चला गया होगा। अगला देखते हैं, पहला अंग्रेजी जहाज। पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये एक के बाद एक आते जाएंगे व्यक्ति, ताकि उनका व्यापार वगैरह बढ़े, भारत से अच्छे संबंध स्थापित हो। तो अगला जो व्यक्ति आता है सर टॉमस रो। तो अगला अंग्रेज कौन आता है? सर टॉमस रो। ये 1615 के आसपास आता है और ये अजमेर, अजमेर कहाँ है? राजस्थान के पास। तो ये अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि अभी 1615 का समय चल रहा है और अभी जहांगीरी शासक है। तो अजमेर के अजमेर में पहुंचने वाला अगला जो अंग्रेज था उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और इसने क्या किया, इसने उसको खुश कर दिया जहांगीर को। और जहांगीर को जैसे इसने खुश किया तो जहांगीर ने खुश होकर इसको पूरे मुगल साम्राज्य में, जहाँ जहाँ मुगल एम्पायर फैला था वहां पर इसने उनको बोले व्यापार करने की अनुमति दे दी, क्योंकि इनको व्यापार करना थी। व्यापार जब ही करेंगे जब ये लोग परमिशन देंगे, क्योंकि परमिशन अगर मिल गई तो ये कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलती परमिशन तो ये पकड़ सकते थे, क्योंकि उस टाइम मुगल एम्पायर थोड़ा क्या था, मजबूत स्थिति में था। तो पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति किसने ले ली जाती है? सर टॉमस रो के द्वारा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे ये लोग व्यापार की अनुमति लेते जा रहे हैं, और इससे बड़ी उपलब्धि इनको आगे जाके मिलती है, जिसको कहा जाता है सुनहरा फरमान। सुनहरा फरमान, गोल्डन एक फरमान था। सुनहरा फरमान क्या था? गोलकुंडा तेलंगाना के आसपास पड़ता है। तो गोलकुंडा के जो शासक था, ठीक है, गोलकुंडा के शासक से अंग्रेजों ने 500 पैगोड़ा के बदले
500 पैगोड़ा वहाँ की मुद्रा थी, जो विजयनगर एम्पायर की थी, वो पैगोड़ा मुद्रा कहलाती थी। मुद्रा मतलब कॉइन्स। तो 500 पैगोड़ा के बदले इन्होंने गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे आसपास, उनसे व्यापार करने की अनुमति ले ली। तो ये भी इनकी एक बड़ी उपलब्धि थी अंग्रेजों की। अब अगला है शाही फरमान। तो 1717 आते आते मुगल साम्राज्य का लगभग दी एंड होने वाला था। मुगल साम्राज्य अब तक कमजोर पड़ गया था। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तो एक शासक आता उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में, जिसका नाम था फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर इतना कमजोर हो चुका था, और जब अंग्रेज इसके पास गए तो 1717 में इस फर्रुखसियर ने एक मैग्ना कार्टा जारी कर दिया, या शाही फरमान। मतलब मुगलों ने एक शाही फरमान जारी किया। मैग्ना कार्टा मतलब होता है एक प्रकार का अधिकार पत्र। तो एक अधिकार दे दिया, किसको दे दिया? अंग्रेजों को। इसमें क्या था, इस के बदले 3000 रुपए के बदले, 3000 के बदले ये बंगाल में व्यापार कर सकते थे, व्यापार की छूट मिली 3000 के बदले, और 10,000 के बदले सूरत में ये व्यापार कर सकते थे। साथ ही साथ कंपनी के जो सिक्के ढलते थे, जो सिक्के बनाती थी कंपनी, उसको क्या कर सकते थे, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में या फिर बंबई वगैरह में इनको अनुमति मिल जाती है कि ये अपने सिक्के चला सकते हैं भारत में। तो लेकिन जहां जहां मुगल एम्पायर है वहां पर, तो इसी को कहा जाएगा शाही फरमान। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि शाही फरमान किसके द्वारा जारी किया गया? तो आप बोलेंगे फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया। और अंग्रेजों को क्या मिल जाती है इसमें? अधिकार पत्र मिल जाता है, जिसे कहा जाएगा मैग्ना कार्टा। अब आगे देखिए 1661 की बात है। इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के ये राजकुमार थे। और पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन। पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। अब ये राजकुमार और ये राजकुमारी, आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। मतलब पुर्तगाल के लोगों की जो बेटी थी, उनका नाम था कैथरीन। तो अब इन दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ये घूमने जाते हैं एक दिन चार्ल्स सेकंड पुर्तगाल, तो वहां पर ये एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं, और इस प्रकार इन दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो कैथरीन की शादी किस होती? चार्ल्स सेकंड से। ये अंग्रेज थे और ये पुर्तगाली राजकुमारी थी। तो इस प्रकार क्या होगा कि जो पुर्तगाली लोग थे, उन्होंने बंबई को पहले जीत लिया था। तो पुर्तगालियों ने जैसी शादी होती है, कैथरीन की शादी किससे होती? चार्ल्स सेकंड अंग्रेजों से। तो कैथरीन ने की शादी हुई तो दहेज में बंबई किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को। देख रहे हैं ये साला बंबई भारत का और दहेज में उनको दे रहा है, कितनी बड़ी बात है। आप आज सोचते होगे कि ये कैसा हो सकता है, पर उस जमाने में ऐसा ही होता था। तो बंबई भारत में है और इन दोनों शादी कर रहे हैं यूरोप में, और दहेज दे रहे हैं बंबई को। तो दहेज किसको मिल जाएगा? अंग्रेजों को। इस प्रकार बंबई किसका हो चुका है? अब अंग्रेजों का हो चुका है। तो अंग्रेजों का हो चुका है, लेकिन अभी ये सरकारी है। बंबई क्या है? अभी सरकारी है। लेकिन बाद में क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी तो प्राइवेट है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी? प्राइवेट कंपनी, अभी बताया था आपको। तो अब ये क्या करेंगे अंग्रेज, जो बंबई को है, वो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक के बदले, 10 पौंड चलती है, एक करेंसी होती इंग्लैंड में, 10 पौंड एनुअल यानी वार्षिक के बदले ये जो बंबई है, ये किसको दे देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार बंबई प्राप्त हो जाएगा। समझे आप हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि कैथरीन कहाँ की थी? पुर्तगाल की। और चार्ल्स सेकंड कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो जब पुर्तगालियों ने बंबई पर कब्जा पहले ही कर लिया था, तो अब जैसे ही राजकुमारी कैथरीन की शादी अंग्रेजों से होगी, तो कैथरीन को वहां अंग्रेजों के पास हो गई। तो मतलब ये दहेज देंगे उनको, तो दहेज में बंबई बंदरगाह किसको दे दिया जाएगा? अंग्रेजों को। इस प्रकार जो बंबई बंदरगाह है वो किसका हो गया? बंबई किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। अब ये अंग्रेजों का होगा, ना कि कंपनी का। कंपनी अलग है। तो अब ये क्या करेंगे, जो अंग्रेज रहेंगे वो 10 पौंड रुपए, 10 पौंड वार्षिक, मतलब इतने हमको 1 रुपए दो, उसके बदले में आप बंबई आपका हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक के बदले ये किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना क्या कर रही है? साम्राज्य का विस्तार कर रही है। एक और घटनाक्रम है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन अंग्रेज था जिसका सामना मुगल शासक औरंगजेब से हुआ था। अब ये कौन है? सर जॉन चाइल्ड। ये सर जॉन चाइल्ड धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार कर रहा था। और हुगली कहाँ पर पड़ता है? हुगली आपके वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो ये आसपास क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड क्या कर रहा था? अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहा था, तो इसी बीच क्या होगा? इसका सामना किससे होगा? औरंगजेब से होगा। तो औरंगजेब का युद्ध होगा किससे? सर जॉन चाइल्ड से होगा। तो जैसे ही इन दोनों का क्या होगा? युद्ध होगा, तो इसमें ओबियसली बात है कौन जीतेगा? औरंगजेब, क्योंकि अभी ये महत्वपूर्ण शासक है, अभी ये थोड़ा पावरफुल शासक है। तो सर जॉन चाइल्ड यहाँ पर इनको भागना पड़ेगा। हालांकि बाद में क्या हो जाती? संधि हो जाती। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों का सामना, कौन अंग्रेज था जिसका सामना औरंगजेब से होता है? तो सर जॉन चाइल्ड का सामना किससे होता है? औरंगजेब से होता है। अब
कुछ यहाँ पर फोर्ट हैं जिनके बारे में देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुछ फोर्ट बनाए जाते हैं। फोर्ट मतलब किला बनाए गए हैं जहाँ पर ये लोग अपना सामान वगैरह रखते थे, रॉ मटेरियल रखते थे। अब यहाँ पर फोर्ट बनाने लगे, किले बनाने लगे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने मद्रास में खोला था। यहाँ पर मद्रास में कौन सा खोला था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये पूछते हैं, अब यहाँ से ध्यान रखना। उसके बाद फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट है फोर्ट विलियम। और फोर्ट लुई कहाँ पर खोला था? पांडिचेरी। फोर्ट लुई कहाँ पर खोला था? पांडिचेरी, जिसे आज पुडुचेरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ और फैक्ट हैं जिनको आपको ध्यान। चलिए अब यहाँ पर पूरा अंग्रेजों का एक घटनाक्रम देख लेते हैं, कब कब क्या क्या होता है। इस प्रकार 1600 में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1607 में ये लोग भारत आए, 1607-8 में आए। पहला कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। उसको 1717 में क्या मिला इनको? मैग्ना कार्टा मिल जाएगा अंग्रेजों को। 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी, अब ये पढ़ाएंगे युद्ध वगैरह आगे जाके। 1759 में कौन सा युद्ध होगा आपका? ये डचों को हराए थे इन्होंने बेदरा के युद्ध में। तो बेदरा का युद्ध 1759 में होगा। उसके बाद 1760 में कौन सा होगा? बांडीवास का युद्ध। ये बांडीवास का युद्ध भी अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, जिसको कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। इसमें फ्रांसीसियों को हरा दिया। तो फ्रांसीसियों किस युद्ध में हराया ये भी पढ़ाएंगे अभी। और बेदरा के युद्ध में डचों को हराया और फ्रांसीसियों को किस युद्ध में हरा दिया? 1760 के बांडीवास के युद्ध में। 1766 में पानीपत का युद्ध होगा, जिसमें मराठा पूरी तरह भारत से खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होंगे पर इनका खात्मा हो जाएगा, मतलब इनकी शक्ति हरास होने लगेगी। और 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। और बक्सर का युद्ध भारत में निर्णायक युद्ध होता है कि भारत के शासक कौन हो जाएंगे। और 1765 में इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की संधि फाइनली रूप से हुई थी, जिसमें भारत के जो शासक हो जाएंगे वो पूरी तरह से अंग्रेज होने लगेंगे। और इस प्रकार मुगल साम्राज्य जो शासक रहेंगे वो सिर्फ एक दर्शक की भूमिका में रह जाएंगे। तो अभी इसमें से हमको पढ़ाना बाकी है ना। तो अभी प्लासी का युद्ध पढ़ाया, ये मैग्ना कार्टा तो हो चुका है। तो ये सारी चीजें अभी आगे जाके आएंगी। तो लगभग 1764 जो बक्सर का युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद पूरी तरह ये साबित हो जाता है कि भारत के जो शासक होंगे वो अंग्रेजी होंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक कंपनी आती है जो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करती है। 1600 से लेकर सन 1765 तक लगभग कुछ ही सालों में, लगभग 100-200 सालों में इन्होंने अपने साम्राज्य का भारत में पूरी तरह स्थापना कर लिया जाता है। ठीक है, इतना आप इसको पढ़ेंगे और इनको लिखते जाएंगे। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो अगले जल्दी हम आपको डाल देंगे। थैंक यू।